आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आपके इस चैप्टर का नाम है और जिस प्रकार से हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से बहुत ही बेसिक से चलेंगे हम लोग इस चैप्टर में। और चूंकि ये बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। हालांकि क्लास 10th में जितने चैप्टर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लाइफ प्रोसेस और ख़ास करके बायोलॉजी का जो ये पहला चैप्टर है, पहला बात तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको तब लग पाएगा इंटरेस्टिंग है कि नहीं जब आप 2-3 टॉपिक इसका पढ़ लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल लगने लगेगा कि ये चैप्टर ही पूरा बहुत आसान है, ठीक है। और वाकई में आसान है, वाकई में आसान है। ये आपको और ज़्यादा रियलाइज होता चलेगा जब आप इस चीज़ को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये चैप्टर ना हम उस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं जिस प्रकार से आप कहानी सुनते हैं, और इस प्रकार से आप इसको जान जाएंगे, अपने आप में खुद इसको रिमेंबर भी कर पाएंगे हर एक स्टेप्स को। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन है, फिर से रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये अलग अलग प्रोसेस इसमें हैं। हम लोग इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहला बात यहाँ पे जो और नोट करने वाला है वो ये कि सर लाइफ प्रोसेस चैप्टर है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में तो बिना डायग्राम के समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा जवाब यहाँ पे आपके लिए ये है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आप सभी के लिए, कि हालांकि ये जो हमारा पहला क्लास है ना, पहला 1-2 क्लास हमारा जो है इस चैप्टर को लेकर इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी पहला 2 पेज में दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरा जिक्र किया गया है, आगे 2 पेज के बाद देखेंगे तो क्या सर उसको भी हम लोग अपने स्क्रीन पे ही पढ़ेंगे? 2-3 पेज आगे पलटेंगे तो आपको वो एलिमेंट्री कैनाल मिल जाएगा। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर हम उस चीज़ को भी स्क्रीन पे ही पढ़ेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो फिर इमेज छोटा दिखेगा, समझ में नहीं आ पाएगा, है ना। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने बोर्ड पे, ठीक है, जैसा कि हम बार बार करते हैं, जहाँ पे केवल और केवल छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट रहेगा जो कि केवल पढ़ के समझा जा सकता है, जहाँ पे डायग्राम का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग अपने स्क्रीन पे ही ख़त्म कर लेंगे, पढ़ लेंगे आसान तरीके से। और जहाँ पे डायग्राम का ज़रूरत है, और ख़ास करके बायोलॉजी में बिना डायग्राम का तो बायोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पे डायग्राम बनाएंगे, मेंशन करेंगे हर एक पॉइंट को और उसको समझते हुए चलेंगे। तो पहला 2 क्लास हमारा बिल्कुल थ्योरी वाला है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है कि सर हम लोगों को बोर्ड पे पढ़ने को नहीं मिलेगा तब तो समझ में ही नहीं आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग अपने बोर्ड पे भी चलेंगे। लेकिन चूंकि ये शुरुआत का क्लास है, इंट्रोडक्शन वाला है, तो आप इसको समझ के ऐसे ही सुन के ही समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस। देखिए शुरू हमारा आज का यहीं से हो रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग तो एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखेंगे ही, प्लस ऑनलाइन वाले बच्चे जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल खोल के रखें, बिल्कुल खोल के रखें। और जहाँ तक बात है नोट्स बनाने की, तो यदि आपका मन करे तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अपना नोट्स बहुत बेटर होता है। लेकिन यदि बनाने का मन नहीं है आप लोगों को नोट्स, तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने कॉपी में आप उसको मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल नोट्स जैसा कि आपको मालूम है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में यदि कुछ बच्चे जानते हैं ओरिजिन के बारे में, तो टोटल फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके या फिर वीडियो को पॉज करके भी सिंपली नोट्स आप बनाते चलेंगे। क्योंकि क्लास 10th में जब आप नोट्स बनाओगे ना, और जब एग्जाम पे टाइम उसको एक बार देखोगे, जो नोट्स आपने खुद बनाया है या फिर जो आपने वीडियो पॉज करके समझ के लिखा है, तो बहुत इफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होगा। शॉर्ट रिविजन के लिए वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडवाइस था। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर का नाम ना एकदम बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, इसको कोई भी बच्चा पढ़ेगा और समझ लेगा। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कितना आसान शब्द में कह दिया, लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन ये चैप्टर है उतना ही आसान, जितना ये नाम आपको दिख रहा है उतना ही आसान ये चैप्टर भी है। लेकिन ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा बड़ा है। अब कई बार क्या होता है ना कि चैप्टर बड़ा होने का मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर लेंदी होगा, बोरिंग होगा। नहीं, ये चैप्टर बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, लगभग 8-10 पेज का है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे जब हम लोग डायग्राम बना के अपने बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है।
चलो शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस वर्ड को यदि आप देखेंगे ना तो इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है। पहला है लाइफ, जिसका मतलब होता है जीवन, और उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज को करने का तरीका, है ना। तो यहाँ पे किसको करने का तरीका, क्या करने का तरीका, यहाँ पे जीवन को जीने का तरीका बताया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लाइफ प्रोसेस का बात कर रहा है तो थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल रूप में जाना पड़ेगा, गहराई से चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसमें बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो जीवित हैं उसके लिए हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से सिस्टम हैं जो कि काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो आप 4 चीज़ों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, वो पहला आपका न्यूट्रिशन है। अब आप अभी फिलहाल मत पूछिएगा कि सर ये न्यूट्रिशन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लंबा सा टॉपिक ही है, तो हम समझाएंगे। तो फिलहाल आप समझिए अभी कि पहला प्रोसेस आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है पूरा डिटेल स्टडी में, उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ना है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ना है। ये सारा का सारा टर्म जो है ना सुना हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में। 9 में ये चीज़ बहुत कम है, ना ही है, नहीं है 9th में लगभग, ठीक है। लेकिन 8 में इन सारे टर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्लास 10th में इसमें आपको डिटेल स्टडी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जीवन को जीने का तरीका जो है इस चैप्टर में बेसिकली आपको 4 बताया गया है। हालांकि और भी बहुत सारा है, रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ का प्रोसेस ही है ना, वो भी है, लेकिन इसमें आपको बेसिकली 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, अपने एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जिसमें से आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। देखिए जरा ध्यान से, आपकी बुक में भी ये टॉपिक मेंशन किया हुआ होगा। टॉपिक का नाम है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस का मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी बुक आपसे सवाल पूछ रहा है कि लाइफ को प्रोसेस करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, यानी कि जीवन को जीने का क्या क्या तरीका हो सकता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब आप कुछ हद तक आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट में ही हमने लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या है समझिए ध्यान से, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब ये हो गया कि इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आप जो भी काम करते हैं वो सारा का सारा लाइफ प्रोसेस ही कहलाएगा, मतलब कि जीवन को जीने का तरीका ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इस धरती पर हैं तो आप पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, बात भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, तो ये सब का सब कहीं ना कहीं जीवन का एक हिस्सा ही तो है ना। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे खेल कूद के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग अपने बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि आखिर इस धरती पे जीवित रहने के लिए हमारा बॉडी कौन कौन सा फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। हम लोग तो ये जानते हैं कि भाई आउट एक्टिविटी भी करना चाहिए, जैसे खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, है ना, बातचीत भी करना चाहिए, बाहर घूमना भी चाहिए, लेकिन हम लोगों को साइंस में उससे कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे अपने बॉडी से मतलब है, खास करके बायोलॉजी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी से मतलब है कि आखिर इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हमारा बॉडी क्या कर रहा है, हमारा बॉडी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि अलग अलग फंक्शन कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन करवा रहा है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है, इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हमारा बॉडी जो भी फंक्शंस परफॉर्म करे उसी को हम लोग कह देंगे लाइफ प्रोसेस। सिंपल सा मतलब है ना। और हाँ, डेफिनेशन रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। क्लास अब आप 8-9 में नहीं है, आपको यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम देना है ना, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के चलेंगे और संभल के चलेंगे। डेफिनेशन बिल्कुल हम आपके सहूलियत के लिए देते हैं नोट्स में, ताकि आपको शॉर्ट रिवीजन में मदद मिल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नोट्स के डेफिनेशन को याद करते रहें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब तो फिर आप पूरे नोट्स को ही रटना पड़ जाएगा, फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लास 10th में हैं आप, तो मैं इतना मानकर चल सकता हूँ कि आप चीज़ों को समझेंगे और अपने से उसको लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है, थोड़ा सा हटके है, कि क्या हम लोग साइकिल भी चलाते हैं?
स्कूल भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, बात भी करते हैं, तो क्या वो भी लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है? बिल्कुल है, वो भी एक जीवन का हिस्सा ही है ना। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि हमको इस चैप्टर में वो सब चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमको बेसिकली अपने बॉडी के बारे में पढ़ना है। और ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है, हम पहले बता दे रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। जब हम लोग बोर्ड पे समझेंगे ना, ये तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, तो हम लोग ऐसे ही इसको समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए लिखा हुआ है उसके बाद सेकेंड पॉइंट में, द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन they are not doing anything particular, even when we are just sitting in class, even if we are just asleep। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हमारा बॉडी तब भी फंक्शन कर रहा होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये एनसीईआरटी बुक से ही आपका पूरा का पूरा नोट्स है, तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, the maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particular। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है एनसीईआरटी बुक आपसे कि देखो भाई, हमारे बॉडी में ना फंक्शन लगातार चलता रहता है, तब भी चलता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। जब हम क्लास में बैठे हुए हैं तब भी हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है, जब हम सोए हुए हैं तब भी हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे समझिए ध्यान से, जब हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, अभी हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम अभी जैसे हम बोल रहे हैं और आप चुपचाप केवल सुन रहे हैं, आप तो शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आप कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? अभी आपको लगेगा कि नहीं सर, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन ये गलत बात है। आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप खाना खाकर आए होंगे कोचिंग में पढ़ने के लिए, तो आपके अंदर भोजन भी पच रहा है लगातार। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका बॉडी काम आपके लिए कर रहा होता है, ठीक है। और यही चीज़ तो लाइफ प्रोसेस का खूबसूरती है। अच्छा एक बात बताइए कि यदि हमारा बॉडी है और उसमें हमारा बॉडी पार्ट फंक्शन ही ना करे, तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। हो सकता है, चलिए मान लीजिए कि हम घर से खाना खाकर कोचिंग आए, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा भोजन ही नहीं पच रहा है, हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि इस पृथ्वी पे जीवित रहने के लिए जो भी आप फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वही हमारा लाइफ प्रोसेस कहलाता है। इसमें कुछ फंक्शंस आप परफॉर्म करते हैं और कुछ फंक्शंस आपका बॉडी ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भोजन खाया, वो अपने आप पचेगा। क्या उसको आप जाके पचाते हैं क्या पेट में? नहीं, वो अपने आप पचता है। लेकिन यदि आपको साइकिल चलाना है, वो तो आपको खुद चलाना पड़ेगा। तो वही कहा गया है कि इस धरती पर जीवित रहने के लिए कुछ फंक्शंस आप परफॉर्म करते हैं और कुछ फंक्शंस आपका बॉडी पार्ट ऑटोमेटिक आपके लिए कर देता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब था। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। अच्छा, यहाँ पे वर्ड ना मेंटेनेंस क्यों इस्तेमाल किया गया मालूम है? मेंटेनेंस वर्ड यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, भोजन पचा रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ये आपके बॉडी में एक तरीके से मेंटेनेंस का ही तो काम चल रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे मेंटेनेंस वर्ड इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो पूरा का पूरा लाइफ का प्रोसेस, जो फंक्शन हमारा बॉडी में लगातार चलता रहता है, ये हमेशा लगातार चलता ही रहता है। और जिस दिन ये रुक जाता है उस दिन आदमी मर जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, हो सकता है कि यदि आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि छोटा सा इंट्रोडक्शन है और ये सारा चीज़ एग्जाम में नहीं पूछता है ना। मेन पार्ट जो है हमारा वो नेक्स्ट क्लास से शुरुआत होगा, कोई दिक्कत नहीं है यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। और यदि समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, यहाँ पे ना इस पॉइंट को समझिए ध्यान से कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप घर से खाना खाकर कोचिंग आए पढ़ने के लिए, आप क्लास में बैठकर चुपचाप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भोजन पच भी तो रहा है ना। तो अब बताइए जरा ध्यान से, आपने भोजन खाया और वो भोजन पूरी तरीके से पच गया और आपको एनर्जी उससे मिल गया, तो बताइए यहाँ पे कितना सारा बॉडी पार्ट हमारा काम कर रहा है। पहला आपने भोजन खाया, आपका दांत उसको तोड़ा, आपका जो जीभ है, टंग, उसने उस पूरे फूड को मिक्स किया, फिर आपका जो फूड पाइप है उन्होंने उसको अंदर किया,
फिर वो भोजन आपका स्टमक में गया, फिर वो भोजन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया। कितना लंबा प्रोसेस है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए अलग अलग हमारा बॉडी पार्ट काम करता है, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। कोई दिक्कत अब इसमें, यही चीज़ था हमारा। उसके बाद द मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अच्छा आप जरा एक बार बताइए, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपका अंदर ही अंदर पेट में भोजन पच भी रहा है, ठीक है, तो भोजन पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए क्या। जैसे देखिए, आप भोजन खा के आए कोचिंग में, आप बैठे हुए हैं, आपका भोजन पच रहा है आराम से, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो भोजन जब पच जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा। लेकिन क्या उस भोजन को पचाने के लिए भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है क्या। जवाब है हाँ, क्योंकि देखिए आप जब भोजन पचाते हैं, आपके बॉडी में जब आपका भोजन पचता है तो क्या ऑटोमेटिक पचता है क्या, मशीन है क्या, मशीन को भी फ्यूल देना पड़ता है। तो फिर तो आपका ये जिंदा बॉडी है, तो वो भी कहीं ना कहीं भोजन को पचाने में एनर्जी इस्तेमाल कर रहा होता है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि द मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। तो यहाँ पे जो आपके बॉडी में लाइफ प्रोसेस होता है, मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस का मतलब सांस लेना छोड़ना, भोजन का पचाना, ये सब मेंटेनेंस ही है, ठीक है। तो ये जो लगातार चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ताकि आपको डैमेज से बचाया जा सके। अच्छा इसको ना हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने खाना खाया और आपका भोजन पच ही नहीं रहा है, तो क्या आपके बॉडी में डैमेज होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि आपका पेट फूल जाए, आपका पेट खराब हो जाए, हो सकता है कि आपका पेट में एक सूजन आ जाए, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन वही यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो क्या आपके बॉडी में किसी प्रकार का डैमेज होगा, नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया था। तो इसको परफॉर्म करने के लिए भी, हमारा बॉडी पार्ट जितना भी है उसको परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। और आप सभी को पता है ये एनर्जी कहाँ से आएगा, फूड से आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, दैट इज फ्रॉम फूड विच वी ईट, एंड मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेस आर कार्बन बेस्ड फूड। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो हमको एनर्जी हमारे बॉडी में मिलता है वो तो फूड से ही मिलेगा, है ना। और ये फूड क्या हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, नहीं, वो तो हम लोगों को आउटसाइड बाहर से लेना पड़ता है। और आप इस बात को हमेशा गौर कीजिएगा कि जो 90% आप भोजन खाते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं छोटे से ही अमाउंट में ही क्यों नहीं, उसमें कार्बन जरूर मिला हुआ रहता है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं हम। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारे बॉडी को, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारे बॉडी को चाहिए, है ना। लेकिन उन सभी भोजन में कहीं ना कहीं 1% भी, कहीं ना कहीं 1% भी या फिर 0.something% भी कार्बन का मात्रा जरूर मिला हुआ रहता है। और हमारे बॉडी के लिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा एक बात और यहाँ पे गौर करने वाली है, जैसे जैसे हमारा बॉडी डेवलप होता है, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, सियाना होने लगता है, एडल्ट हो जाता है ना, जब वो आगे क्लास में चल जाते हैं, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है फूड को लेकर वो भी बढ़ने लगता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक 3 महीने का बच्चा है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाना खाएगा, मुश्किल से मुश्किल एक दिन में 2 लीटर दूध पिएगा। भोजन तो नहीं खा सकता वो, क्योंकि समय तो उसका दांत आता नहीं है ना। तो मुश्किल से मुश्किल वो एक दिन में 24 घंटे में 2 से 3 लीटर दूध पिएगा, ठीक है। लेकिन वही बच्चा जब 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का होगा, तो क्या केवल 2 लीटर दूध पी के उसका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारा बॉडी डेवलप करता है, उस प्रकार से फूड का जो रिक्वायरमेंट है हमारा, वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ना। और अच्छा यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या हमारा बॉडी डेवलप कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा एक बात और, जो भोजन हम लोग खाते हैं वो तो खाते ही हैं नॉर्मली, लेकिन अब तो इंसान को एनर्जी का रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि वो अलग से कुछ प्रोटीन भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशनल हॉर्लिक्स पीता है कोई च्यवनप्राश खाता है, कोई बॉर्नवीटा लेता है ना, अलग अलग प्रकार का वो सामान लेते हैं ताकि उसको एनर्जी मिले, ठीक है।
ताकि वो अपने जीवन के अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चल के बात करते हैं इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अच्छा चलिए, हमने आपको क्लास 9th में पढ़ाया है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल यूनिसेल्यूलर, आप कह सकते हैं उसको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये हमने आपको पढ़ाया है क्लास 9th में। बताइए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब ये हो गया, मतलब सिंपल नाम से मालूम चल रहा है, यूनिसेल्यूलर बोलो या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलो, बात सेम है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे ये है कि एक सेल होगा, यानी कि एक लिविंग बीइंग होगा, लिविंग बीइंग नहीं, लिविंग थिंग्स आप कह सकते हैं, एक लिविंग थिंग्स होगा जो कि एक ही सेल से मिलके बना होगा। एग्जाम्पल आपका अमीबा, एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया, ये सब क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं? क्योंकि इसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। अच्छा एक बात और, जैसे हमारा बॉडी है तो हमारा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारे बॉडी में तो लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना हमारे बॉडी में इतना सारा सेल है और हर एक सेल से टिश्यू बना हुआ है। जैसे आपको मालूम है, बहुत सारे सेल को मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू को मिलाएंगे तो ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन को मिलाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाएंगे तो एक लिविंग थिंग यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारा बॉडी बनेगा। तो हमको मालूम है कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा होता है ह्यूमन बींग्स के बॉडी में। लेकिन जो लिविंग थिंग्स सिंगल सेल से ही मिलकर बना हुआ है, उसमें एक ही सेल है, वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता होगा? जैसे हम लोग भोजन भी खाते हैं, है ना, उसको पचाते भी हैं, एनर्जी भी मिलता है उससे, उसके बाद फिर हमको कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालना पड़ता है जब हम लोग बाथरूम जाते हैं। ये तो मल्टी सेलुलर का बात हो गया। लेकिन यूनिसेलुलर ये काम कैसे करता होगा? सवाल होना चाहिए ना, जबकि उसके पास तो एक ही सेल है। वो भी सारा काम करता है जो हम लोग काम करते हैं, बस फर्क ये है कि वो सिंगल सेल से ही सारा काम कर लेता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग सिंगल सेल के बारे में। लिखा हुआ है इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर नीडेड फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट्स बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यदि हम लोग बात करें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, तो उनके अंदर ना ही खास प्रकार का टिश्यू होता है, ना ही खास प्रकार का ऑर्गन होता है, ना ही ऑर्गन सिस्टम होता है। तो फिर वो अपना सारा काम कैसे करते हैं? वो सारा का सारा काम एक सिंगल सेल से ही अपना परफॉर्म कर लेता है। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है कि हम लोग पहले भोजन लेते हैं तो दांत से चिबाते हैं, फिर उसको फूड पाइप से अंदर लेके जाते हैं। लेकिन सिंगल सेल क्या करता है ना, वो डायरेक्ट फूड को अपने पेट में ही ले लेता है, उसके बाद ही वो पचाता है अपना जो करता है। जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा कि वो जहाँ भी फूड देखता है उधर की ओर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसको अपने कब्जे में बाँह फैला के अपने कब्जे में ले लेता है ना। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को स्पेशल ऑर्गन्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा बॉडी जो है ना इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। उसके आजू बाजू जो चीज़ लगता है वो अपने अंदर में उसको समा लेता है। जैसे उसको ऑक्सीजन चाहिए तो क्या उसके लिए उसमें नाक बना होगा स्पेशल? नहीं, उसका बॉडी डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है, इन्वायरमेंट से डायरेक्ट लेता है। उसको भोजन चाहिए तो क्या वो पहले मुंह में लेगा, फिर फूड पाइप में भेजेगा, फिर स्टमक में भेजेगा? ऐसा करता है क्या कभी वो? नहीं, वो डायरेक्ट अपने पेट में ही भेज देता है, फिर वहीं से उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी अपना प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे कहा गया है, दस सिंपल डिफ्यूजन विल मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अच्छा यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब क्या बता सकते हैं? डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कोई चीज़ चला जाना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यदि अच्छा इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आपका, हमारे बॉडी से पसीना वाला जो निकलता है, पसीना जो निकलता है गर्मी के सीजन में, या फिर आप सुबह पार्क में दौड़िए, कहीं भी दौड़िए, कहीं भी किसी समय आप दौड़िए, आपके बॉडी से पसीना निकलता है। क्यों निकलता है भाई पसीना? क्या आपके बॉडी में छेद है? तो फिर पसीना निकल क्यों रहा है? जवाब है हाँ, छेद ही है हमारे बॉडी में। हमारा स्किन जो है ना, भले ही आपको वो अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हमारे स्किन में छेद है, होल है, छोटा छोटा सा, बहुत छोटा है। उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, जैसे ये मेरा हाथ है, ये हाथ पूरा का पूरा बहुत ही छोटे छोटे
होल्स इसमें बने हुए हैं, इसीलिए जब हमारा पसीना निकलता है तो वो इस होल से बाहर निकल जाता है। और ये हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है डिफ्यूजन का। ठीक है, तो अब जरा बताइए कि क्या डिफ्यूजन के द्वारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपना परफॉर्म करते हैं कि नहीं फंक्शन? बिल्कुल परफॉर्म करते हैं, है ना। उनको किसी भी चीज़ का जरूरत पड़े वो डायरेक्ट अपने बॉडी में ले लेते हैं, है ना। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। बट इन अ मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म सम स्पेसिफिक ऑर्गेन्स आर नीडेड फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases or removal of wastes, because all these cells may not be in direct contact with the surrounding environment। लेकिन यदि हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें ना अलग अलग प्रकार के कामों के लिए अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम ही बना हुआ है कि नहीं। जैसे यदि आपको सांस लेना है उसके लिए सिस्टम अलग है, आपको भोजन खाना है उसके लिए सिस्टम अलग है, भोजन पचाना है पेट में उसके लिए सिस्टम अलग है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपना एक ही सिंगल सेल से सारा फंक्शन परफॉर्म कर लेता है, लेकिन मल्टी सेलुलर वैसा नहीं कर सकता। उसके बॉडी में हर एक प्रकार के फंक्शंस के लिए हर एक प्रकार का सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पे कहा गया है, क्या हमारे बॉडी का लगभग क्या मतलब कुछ ही सेल ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये ऊपर वाला मसल सेल है, ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन क्या हमारा जो किडनी है अंदर में, जो हमारा हार्ट है, उसका जो सेल है, क्या वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है? नहीं, वो तो हमारे बॉडी के अंदर है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो क्या एक सिंपल सा डिफ्यूजन, उसके कारण क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जरूरत पूरा हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यदि ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन लेना है और वो नाक से ऑक्सीजन ना लेके अपने मसल सेल से ऑक्सीजन लेना शुरू करे, तो क्या कभी वो ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा, है ना। लेकिन क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, उसमें तो वैसा ही होता है ना। हालांकि हम ये जानते हैं कि जैसे हमारा हाथ है तो हाथ में भी छोटा छोटा छेद बना हुआ है जिससे पसीना निकलता है बाहर, है ना। तो क्या हम अपना नाक बंद कर देंगे तो क्या हमारा बॉडी इस मसल सेल्स से, जो हमारा हाथ वाला सेल्स है या फिर जो हमारा पीठ है, पेट है, टांग है, पैर जो भी है, क्या उससे ऑक्सीजन लेना शुरू कर देगा हमारा बॉडी? नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन हमारे बॉडी में उतना काम नहीं कर सकता हमको जीवित रखने के लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए फिर? इसके लिए हमको चाहिए एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, जिसके लिए हमारा नाक है, रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम बना हुआ है ना। तो अब जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें हमारा नाक का भी रोल है, हमारे विंड पाइप का भी रोल है, लंग्स का रोल है, हार्ट का रोल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का हर एक रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमीबा के पास तो कोई खास मुंह है नहीं, माउथ तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो फूड लेता है, पचा लेता है। लेकिन क्या यदि हम अपना मुंह बंद कर दे और हम अपने मसल्स से फूड लेने की कोशिश करें तो क्या कभी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइज वे में बना हुआ है, वो नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए डिफ्यूजन के द्वारा हमारा बॉडी ऑपरेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमको चाहिए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अच्छा हाँ, एक बात और, ये वाला जो सवाल था ना, ये आपके बुक में भी सवाल दिया हुआ है, अगले बगल में देखिए आप, पहला ही क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़िए जरा। हाँ, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट, ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन का जवाब आप ये दे सकते हैं, ये वाला पॉइंट आप लिख दीजिएगा। इन अ मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर needed for taking in food, exchange of gases or removal of waste, because all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा हम लोग और कुछ नया बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच आर एज फॉलोज। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी का, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि सर हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है कि कोई चीज़ नॉन लिविंग है, कैसे पता करेंगे?
कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए पता करने के लिए कि सर कोई चीज़ लिविंग है तो कैसे पता करेंगे कि लिविंग है, नॉन लिविंग है तो कैसे पता करेंगे नॉन लिविंग है। तो बायोलॉजी कहता है कि आप टेंशन मत लो, आपके लिए कुछ क्राइटेरिया हम ढूंढ के निकाले हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है कि मरा हुआ है। तो वो क्या क्या क्राइटेरिया है भाई, देखिए। जैसे लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, जो जीवित चीज़ होगा ना वो अपने आप मूव कर पाएगा। तो अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर प्लांट भी तो लिविंग थिंग ही है, वो मूव कहाँ करता है? नहीं, वो मूव करता है, मूव वो करता है। जैसे आप देखेंगे जब आप प्लांट को लगाते हो तो वो बहुत छोटा होता है ना, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो बढ़ने का मतलब ही एक तरीके से वो मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो लिविंग थिंग्स का पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकता है, वो भी अपने आप। ठीक है, पहला ये हो गया। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। जो जीवित चीज़ होगा उसको भाई ऑब्वियस सी बात है खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, और ये ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए, क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग थिंग्स ही है। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके वो भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको भी ये सारा चीज़ चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रो करेगा। हम लोग ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो ये क्राइटेरिया है जिसके तहत आप पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। जब आपके इन्वायरमेंट में या फिर आपके आजू बाजू में कुछ नया चीज़ घटना घटित होता है ना, तो उसको आप अनुभव करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं और नीचे कोई बड़ा सा पटाखा फोड़ देगा, तो हमारे कान में आवाज़ आएगा, तो हमको लगेगा कि अच्छा कोई पटाखा फोड़ा है। तो ये जो रिस्पॉन्ड हमने किया, तो क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड कर सकता है क्या? बगल में पटाखा फूट रहा है, उससे हमारे इस मार्कर को, उससे हमारे इस टेबल को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो क्या वो कभी रिस्पॉन्ड करेगा? कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसमें कुछ हलचल देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। जैसे कहीं पे आग लग जाता है, हम लोग दौड़े दौड़े जाते हैं उसको बचाने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि हमने देखा, हमारे इन्वायरमेंट में वो घटना घटित हुआ, हमने देखा, उसके लिए हमने कदम बढ़ाया, है ना। तो लिविंग थिंग्स जो होता है अपने आसपास चेंजेस जो होते हैं ना, उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है, उसको वो देख सकता है, उसके खिलाफ वो उसके साथ उसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, आगे लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर। रेस्पायर मतलब सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लिविंग थिंग्स कर सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैसे कर सकता है? क्या ये बोतल सांस ले रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं ले रहा होगा। ठीक है, उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब यहाँ पे है कि लिविंग थिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालते हैं, जो कि हम लोग टॉयलेट और बाथरूम के रूप में निकालते हैं, है ना। अच्छा, प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकालता है? जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्लांट कैसे निकालता होगा बताइए जरा, बताते हैं। आपने कभी देखा है प्लांट में कभी कभी ना छाल जो उसका होता है वो कभी कभी सड़ के अपने आप गिरने लगता है। आपने कभी देखा होगा प्लांट का जो पत्ता होता है ना वो सूख के अपने आप गिरने लगता है। प्लांट में कभी कभी आपने देखा होगा फल जब ज़्यादा पक जाता है वो अपने आप गिर जाता है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि देखो भाई हमारे लिए ये चीज़ ना वेस्ट हो चुका है, अब इसको हम अपने आप फेंक देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आम का सीजन अभी चल रहा है, एक पेड़ में आम लगा हुआ है, आप उसको नहीं भी तोड़ेंगे ना तो वो अपने आप गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट भी समझता है कि भाई मेरे लिए ये चीज़ अब बेकार हो चुका है, हमको इसका ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप गिरा देता है ना। ये चीज़ होता है। तो लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट कर सकता है। एक्सक्रीट मतलब वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर धकेल सकता है। उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का बात हो, चाहे वो प्लांट का बात हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात हो, चाहे वो एनिमल का बात हो, हर कोई अपने बच्चे को जन्म देता है। क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है उसमें? कभी नहीं हो सकता। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे जिसके तहत आप ये पता कर सकते हैं कि कौन चीज़ लिविंग है और कौन चीज़ लिविंग नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और चीज़ है, देयर आर बेसिकली 4 प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ विच आर एज फॉलोज। देखिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं।
लेकिन इस क्लास में जो आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में खास करके वो 4 प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है। पहला आपका है न्यूट्रिशन, उसके बाद है रेस्पिरेशन, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद है एक्सक्रीशन। और याद रखिएगा ये चारों का चारों टॉपिक आपको इस क्लास 10th में इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये चारों का चारों टॉपिक जो है ना बहुत डिटेल रूप में दिया गया है आपके क्लास में, उसको हम लोग डिटेल रूप में पढ़ेंगे। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे क्या लगभग हर जगह पे अब हमको ज़रूरत पड़ेगा बोर्ड पे समझाने का, तो हम उसको बोर्ड पे भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस चैप्टर में आपको 4 ही प्रकार के प्रोसेस के बारे में पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। हालांकि हमारे बॉडी में और भी अलग अलग प्रकार के प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है ना, ये सब भी होते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग ही चैप्टर आपके बुक में है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे और इसके ऊपर आपका ही पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है। तो एक एक करके हम लोग इसको निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास। तो अच्छा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्लास से, चूँकि आज क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, इंट्रोडक्शन भी था। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, और हाँ एक बात याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा केवल समझ के काम चल सकता है, जो कि केवल थ्योरी वाला पार्ट होगा उसको हम लोग अपने स्क्रीन पे ही समझ लेंगे। और जहाँ पे लगेगा कि नहीं इसको बिना डायग्राम के नहीं समझा जा सकता, उसको हम लोग डायग्राम पे भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। टॉपिक रहेगा हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट आप लोगों को है ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि क्लास 10th में आप हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, बिल्कुल बनाइए, क्योंकि वो आपके रिवीजन में बहुत अच्छा लाभदायक साबित होगा। ठीक है, आगे ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीज़ आपको तब मालूम चलेगा जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।